सभी का स्वागत है आज के निवारना के फोरम सेशन में। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इस साल के वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम भी बहुत खास है, जो है माई हेल्थ माई राइट, मतलब मेरा स्वास्थ्य मेरा राइट है। और इसी के लिए आज हम ये डिस्कशन के लिए बैठे हैं। जो लोग निवारना से पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं निवारना के बारे में बताना चाहूँगा। 2 साल पहले निवारना का शुरुआत हुआ था। जिस मकसद से इसका शुरुआत हुआ था वो ये था कि हम जो हमारे देश में समस्या है स्वास्थ्य संबंधित उसके बारे में बात करें, उसके बारे में लोगों को जागरूक करें। और इसके लिए करीब 2 साल पहले जुलाई में 2022 में हमने निवारना की शुरुआत करी थी। और आज हम इसी जो हमारा मकसद है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए आज हम सैनिटेशन वर्कर्स का जो स्वास्थ्य है देश में, जो उनके राइट्स हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जो साथी जुड़े हैं सासलन से। सासलन है साउथ एशिया सैनिटेशन लेबर नेटवर्क, जिसके बारे में हम और जानेंगे आज। और मेरे साथी जो सासन से जुड़े हैं आज हमें वो अपने एक्सपीरियंस और अपने एक्सपर्टीज से बताएंगे कि जो सैनिटेशन वर्कर है उनको क्या क्या तकलीफें होती हैं, उनका दिनचर्या कैसे होता है, उनके राइट्स क्या क्या हैं, पेपर पे क्या है, रियलिटी में क्या है। तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हम इसके लिए आगे क्या कर सकते हैं, आने वाले समय में हम अपनी तरफ से क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं ताकि इनके स्वास्थ्य थोड़ा देश में और सुधार हो। तो इसके साथ मैं प्रदीप को इनवाइट करना चाहूँगा। प्रदीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बारे में कुछ बताइए और क्या प्रैक्सिस इंस्टीट्यूट काम कर रहा है उसके बारे में हमें कुछ बताइए, और आज क्यों इतनी ज़रूरत है हमारे देश में सैनिटेशन वर्कर के स्वास्थ्य को के बारे में बात करने की, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हाँ, थैंक यू। मैं मेरा नाम प्रदीप है और मैं प्रैक्सिस इंस्टीट्यूट फॉर पार्टिसिपेटरी प्रैक्टिसेस से जुड़ा हुआ हूँ और दिल्ली में हूँ। और हम ऐसे ये वाला जो आज का दिन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेशनल हेल्थ डे के हिसाब से, कि हम अ, इस एरिया पे पिछले कई सालों से हम सैनिटेशन वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं। और लास्ट 3 साल से मैं सासलन के साथ जुड़ा भी हुआ हूँ उनके एडवाइजर के रूप में। और हमने सोचा आज के दिन हम हेल्थ और सैनिटेशन पे थोड़ा लिंक को हम और बढ़ाया जाए। और सैनिटेशन वर्कर्स के उस पे स्वच्छता कार्य, जो चाहे वो इंडस्ट्री हो कोई भी ऑक्यूपेशन हो, इस सभी से जुड़ा हुआ है। और यह प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, जो हम शुद्धता और अशुद्धता के धारणा से भी इसको लोग जोड़ते हैं। और इस पे जब भी कोई इंटरवेंशन या हस्तक्षेप जब भी होता है तो वो कहीं ना कहीं जातिगत मानदंडों से भी प्रभावित होता है। और दूसरा, ये सैनिटेशन वर्क हमने देखा है कि जेंडर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर स्वच्छता कार्य की जिम्मेदारी विशेष रूप से घरेलू स्तर पर और महिलाओं को निर्धारित भूमिका के अंतर्गत किया जाता है। और हमने ये भी देखा है स्वच्छता कार्य एक ऐसा यूनिक ऑक्यूपेशन है, सैनिटेशन वर्क, जो जो हर, चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी ऑफिस हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, या कोई भी सरकारी ऑफिस हो, सभी का हिस्सा रहता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे इवन जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है वहां पे भी हमने ये देखा है कि सैनिटेशन वर्क को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण सैनिटेशन वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा, उनका जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से वो ज़्यादा से ज़्यादा वंचित रहते हैं। हम इसके बारे में और सुनेंगे सैनिटेशन वर्कर्स के साथ काम करने वाले, और उनसे खुद भी हम ये और सुनेंगे। आज नेशनल हेल्थ डे के अलावा आ, ये महीना भी दलित हिस्ट्री मंथ है, जो हम अंबेडकर जी के जन्मदिन पे के महीने में ये हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए हम हमारा ये मकसद है कि हम स्वच्छता श्रमिकों के स्वास्थ्य का मुद्दा, जो विकास, जाति, लिंग, श्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी के
कस जो हम बोलते हैं हिंदी में कस्प या चरम पर स्थित है। इसलिए हम ये सारी चीजों को एक सैनिटेशन वर्कर्स के रूप में हम इसको और हाईलाइट कर सकते हैं। इसलिए हमने सोचा कि ये वाला एक मुद्दे को हम एक स्पेशल मेन स्ट्रीम करके आज के दिन में प्रस्तुत किया जाए। या थैंक यू। Thank you, Pradeep. कुछ लोग, there are some people who have joined us who can't understand Hindi. So I'll just summarize what you said in English. I'll put it in chat box. Yeah, you can put it in the chat box. That'll be great. Yeah. Thank you so much. तो अगला हम अब चलते हैं अनिल जी के पास। आज हमारे साथ सासलन जुड़ा है, तो अनिल जी आप हमें कुछ चंद शब्दों में बताइए कि सासलन क्या है, क्या काम करता है सासलन, और कब से शुरुआत हुआ है सासलन। जी धन्यवाद पार्थ, और सबको मेरा जय भीम। और आज नेशनल हेल्थ डे है, तो इस पे हम लोग आज बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सब लोग एक साथ इस चीज पे बात करेंगे। तो सैसलन के बारे में मैं बताना यही चाहूंगा कि सैसलन जो है वो 2021 में 5 अक्टूबर को केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट पे हम लोग ने वहाँ पे इसको लॉन्च किया था। और उस लॉन्च में जो त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए एमपीज हैं और जो बाकी संस्था के जो लोग थे, उनके सामने हमने इनको लॉन्च किया था। और सैसलन अभी 23 स्टेट पे काम करती है, जो सफाई कर्मचारी के हेल्थ पे, एजुकेशन पे और उनके जो राइट्स हैं उन पे ये काम करती है। और प्रत्येक राज्य में 35 हमारे टीम मेंबर हैं, और इन राज्यों में अधिकतर जो हमारे कन्वीनर्स हैं वो महिलाएं हैं, क्योंकि सैसलन जो है हमेशा महिलाओं को आगे की ओर देखना चाहता है। इसलिए 23 स्टेट में 15 स्टेट जो ऐसे हैं जो हमारे जो कन्वीनर है वो हमारी महिलाएं हैं, जो उनको लीड कर रही हैं। और इसमें यह है कि किसी भी इश्यूज पे अगर कोई किसी भी राज्य में कोई समस्या उत्पन्न होता है, तो सैसलन एक ऐसी टीम है या संस्था है जो उन समस्याओं को लेकर के, चाहे कितने बड़े अधिकारी हो, वहां जा करके उनके जो राइट्स हैं उन पे ये विरोध करती है और उनको ये राइट्स उनको दिलवाती है। दूसरी बात एजुकेशन है। तो जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जिन राज्यों पे, जिन जिलों में, उनके बस्तियों में, तो हमने वहाँ पे एक फ्री एजुकेशन सेंटर भी खोल रखा है, जहाँ पे अ, हमारे जो कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, चाहे वो पैसे का हो या छुआछूत के विषय पे हो, तो इन लोगों ने खुद का इंस्टीट्यूट खोला है, कोचिंग खोला है, ताकि जहाँ वो बच्चे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इनके जरिए उनका शिक्षा उनको मिलता रहे, और जो उनके माँ बाप आज जो ये काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे को ये काम करना ना पड़े। तो इस पे ये जो हमारी संस्था ये काम करती है। जी धन्यवाद अनिल जी। ज्योत्सना जी, अब मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहूंगा। आप सासलन के साथ जुड़ी हुई हैं, आप कुछ बताइए अपने बारे में। आप कहाँ से हैं, क्या काम करते हैं, कितने साल हो गए हैं आपको ये काम करते हुए। जी सर, सभी को जय भीम। मैं ज्योत्सना नायक, स्टेट उड़ीसा, सिटी भुवनेश्वर, और मैं एक सफाई कर्मचारी परिवार के बिलोंग करती हूँ। मैं इंटर किया हूँ। जो मेरी परिवार में मेरी फादर सफाई कर्मचारी में काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और हमारा जो सफाई कर्मचारी का लोग हैं और उनके साथ हम बहुत दिन से 15-16 साल से जुड़े हुए हैं। उन लोग का हर मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास फाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन हम देखे हैं, आज तक भी वो चल रहा है। और जो सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनका सुबह का दिनचर्या जो होता है, वो लोग सुबह भोर 4 बजे उठ के चले जाते हैं काम पर, और जब भी वो जाते हैं उनका मौत को साथ लेके जाते हैं। और बहुत जगह भी ऐसा होता है जो काम करते हैं सीवर लाइन में, बड़े बड़े नाले में काम करते हैं, कहाँ पे भी सोलर टैंक है, बिना सेफ्टी में वो लोग काम कर रहे हैं। जो उन लोगों का हर रोज
उनको पेमेंट करने के लिए गवर्नमेंट या कोई ठेकेदारी लेता है कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे उन लोग को काम की जितना बेज होना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है। तो उसमें उन लोगों को 300 कहाँ से 500 रुपया मिलता है, और गवर्नमेंट जो सोशल सिक्योरिटी दिए हैं वो लोग को नहीं मिल पा रहा है। जो नाला में लोग काम कर रहे हैं, बड़े बड़े सीवर टैंक में जाके बिना सेफ्टी की वजह से काम करने के बाद उनके पैर में वहां पे बहुत सारा जैसे सुई हुआ, मेडिकल में जाता है वो सुई भी रहता है, टूटा हुआ कांच भी रहता है, पत्थर लोहा जो भी रहता है। दूसरा जी, आवाज कट गया है आपका। उनके में सॉरी, मेरी हिंदी थोड़ा सही नहीं है, माफ कर दीजिएगा। कोई तकलीफ नहीं। तो तो बिना गन बूट में काम करने की वजह से उनका शरीर में घाव हो जाता है। उसमें गवर्नमेंट ने कोई भी फैसिलिटी नहीं दिया है उनको फ्री ट्रीटमेंट करने के लिए, या मेडिकल, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ फैसिलिटी नहीं दिया है, पीएफ भी नहीं दिया है। धीरे धीरे ये लोग शराब पीने की वजह से उनका बीमारी इलाज ठीक से नहीं करने के बाद ये सेफ्टी हो जाता है, जहाँ पे उनका पैर कटना पड़ रहा है। उसके बाद बहुत सारा बीमारी भी उनको होता है, जैसे स्किन प्रॉब्लम हुआ, हार्ट डिजीज हुआ, आंखों का रोशनी जाना, शरीर में घाव हो जाना। ये उन लोगों का कम उम्र में डेथ हो जाना, बहुत आसान से लोग का जान चली जाता है। और जब वो लोग घर आते हैं काम करके शाम को, हर जगह में हर फैसिलिटी नहीं मिलता है, क्योंकि सफाई कर्मचारी का लोग जो है वो अच्छा परिवेश में नहीं रहते हैं। जहाँ पे ड्रेन, कूड़ा, नाला रहता है वहां का भरण, वो लोग उनका बास करते हैं, वहां पे घर बना के रहते हैं। तो जब घर आएंगे, बीवी बच्चे के पास घर में कुछ खाने के लिए नहीं रहता है, तो वहां पे लड़ाई झगड़ा हर रोज लगा रहता है। क्योंकि हस्बैंड जब काम पे चला जाता है उसका कुछ स्थिति नहीं रहता है, क्योंकि वो बिना ड्रिंक करके वहां पे काम नहीं कर पाता है। जो 500 रुपया मिलता है उसमें 300 रुपया, 250 रुपया में ड्रिंक कर लेता है वो। ड्रिंक करने के बाद जब घर आएगा उसमें अनाज नहीं है, बीवी को बोलेगा मुझे खाने के लिए दीजिए, लेकिन वो उसके पास खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है। तो वहां पे लड़ाई रहता है, हर दम गाली रहता है। क्योंकि मैं कम्युनिटी में हर रोज रहती हूँ, और उन लोगों के साथ जितना मैं देखी हूँ, और मेरे आसपास में जितने भी मेरे रिलेटिव भी लोग हैं, ऐसा शोषण हो रहा है उनके साथ। जब वहां पे पति काम पे आता है, घर में खाने के लिए नहीं, बीवी को मार रहा है, खाना बिठाता है चूल्ही में तो उसको फेंक देता है, बच्चा देख के डर में कहाँ जाएगी, तो वो बच्चा आगे कैसे पढ़ पाएगी, क्योंकि वो परिवेश सही नहीं है, उसको आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो बच्चा बड़ा होके धीरे धीरे जब स्कूल जाता है, वहां पे उसको टॉर्चर होता है, तुम्हारा पापा महिला में काम कर रहे हैं, कूड़ा कचड़ा में काम कर रहे हैं, सिविल लाइन में काम कर रहे हैं, तुम लोग हमारे साथ नहीं बैठ पाओगी। तो वहां पे उनको बढ़ने की वजह से, आगे बढ़ने की वजह से उनको ऐसा टॉर्चर होता है, तो वो आगे नहीं जा पाता है। धीरे धीरे वो लोग उनका दिमाग को रख देते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब ये सोचते हैं तो मेरे पापा जो काम करते हैं उसमें हमारा गुजारा हो जाएगी। तो बच्चा होता है, आज तक यहाँ पे हम देखे हैं ज्यादा पाउडर लेते हैं, बच्चा ड्रिंक करते हैं, गंजा लेते हैं। उन लोगों का फ्यूचर आगे नहीं जा पा रहा है, और कोई भी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि वो लोग खुद देखते हैं मेरी परिवार में हम लोग को आगे बढ़ने के लिए कोई सुविधा नहीं है। जब हम जाते हैं तो ऐसा टॉर्चर होने के वजह से आगे क्या करेंगे, जो मेरी फादर कर रहे हैं तो हम वो करेंगे। तो ऐसा होने की वजह से उन लोगों का जाति प्रथा में, लिप्त में, उनका कर्म में, उनका जाति में, उनका पढ़ाई में, हर चीज में लोग बाधा देते हैं। तो ये जो सफाई कर्मचारी, सैनिटेशन वर्कर है, गवर्नमेंट आज तक बहुत सारा फैसिलिटी दिया है, डिक्लेयर किया है, लेकिन ये सुविधा हम लोग के पास नहीं आया है। और हमारा बच्चा, और हमारा जो भी सफाई कर्मचारी साथी लोग, या कोई मेरी भाई बहन जो भी है, 50 साल तक जैसे सिचुएशन में है, आज सिटी के ऊपर राजधानी में ऐसा सिचुएशन वो लोग फेस कर रहे हैं, रहते हैं। उनको बच्चा भी रहता है, बीबी के पास कपड़ा नहीं है, वो लोग कहाँ पे काम पे जाते हैं, आज भी सिटी में उनको पुराना कपड़ा देते हैं।
कभी झूठा रह जाता है, उसको फ्रीज में रख के भी उनको दे देते हैं। तो जी ये ये हो जाता है उनका दिन का जो रहता है, हर रोज का संघर्ष। जब कोई सिवर लाइन में काम करता है, गवर्नमेंट बिना सेफ्टी में उसको काम कराता है, लेकिन आगे और पीछे परिवार के बारे में नहीं सोचता है, उसके पास लाइसेंस है या नहीं। बहुत सारा लोग भी सिटी में बिना लाइसेंस में उन लोगों को काम करा रहे हैं, बिना सेफ्टी किट में। ना पीएफ है, ऐसा ही है, ना उनको खाता में सैलरी मिल रहा है। उसके लिए मैं खुद फाइट की हूँ मेरी ससलन के थ्रू से, और मैं बहुत सारा गवर्नमेंट के पास गया हूँ और उनको दाबी किया हूँ जो इन लोगों को सेफ्टी किट के साथ सोशल सिक्योरिटी दे के उनको काम कीजिएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत सारा सुविधा दे दिया, ये डिक्लेयर कर दिया है, सबको मालूम है, लेकिन अभी तक ये सुविधा नहीं मिल रहा है। और हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे इसका रास्ता सिर्फ हम जानते हैं, क्योंकि हमारे साथ ससलन से हम जितने दिन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले से तो हम ये संघर्ष किए हैं। कोई काम या कोई सैलरी, कोई पैसा के लालच में हम नहीं काम किए हैं। जब हम खुद पीड़ित है, मेरी परिवार खुद पीड़ित है, तो हम इस कम्युनिटी में और हमारा कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हम फाइट किए हैं। और ससलन भी मेरे साथ में है, पूरी राज्य में जितने मेरे साथी लोग हैं और हमारे साथ बड़े बड़े एनजीओ संगठन के भी लोग हमारे साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग को बहुत मदद मिल रहा है हम लोग को आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये जो बच्चे काम कर रहा है, उसका पापा काम कर रहा है, लेकिन बच्चा का भविष्य आगे क्या होगा? जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हर समय हमारे पास आ जाता है हमारा जाति, हमारा कर्म, हमारा परिवेश। क्योंकि हम लोग अच्छा पानी पी नहीं पाते हैं, जहाँ पे नाला रहता है वहां पे हमारा परिवेश रहता है। यहाँ पे सिटी में, भुवनेश्वर में एक बस्ती है, वार्ड नंबर 38 में, वो पूरी ड्रेन के पास है और सब सफाई कर्मचारी सैनिटेशन लोग रहते हैं। आगे में उसका शमशान घाट है, तो वहां पे जो पानी आ जाता है पूरी बस्ती डूब जाता है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं देखता है उसको। जरी में भी घर बना के लोग रहते हैं सिटी के ऊपर। गवर्नमेंट ने बहुत डिक्लेयर कर दिया, हम लोग सबको घर दे दिए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी का आवाज सुनने के लिए कोई भी नहीं है। हम लोग जितना सोचते हैं गवर्नमेंट की सुविधा हम लोग को मिल पाए, वो नहीं मिल पा रहा है। आज भी गवर्नमेंट ने हेल्थ कार्ड दे दिया है, जो यहाँ पे हमारा उड़ीसा में नवीन पटनायक का बिजू कार्ड मिला है। हमारा सफाई कर्मचारी में ऐसे भी लोग हैं सैनिटेशन में, उनके पास हेल्थ कार्ड नहीं है। पहले मिलना चाहिए इन लोगों को, राशन कार्ड की, इनकम सर्टिफिकेट की। इतना बड़ा निकालते हैं जो वो लोग खुद नहीं कर पाते हैं। और ट्रीटमेंट बहुत सारा लोग भी हैं, पैर कटा हुआ है, घर पर बैठे हैं, उसका परिवार कैसे चलेगा? ऐसे भी लोग हैं जो बीबी काम करने के लिए बाहर जाता है, कहाँ पे शौचालय क्लीन करने के लिए, या कहाँ पे अपार्टमेंट में काम करने के लिए, वहां पे उनके साथ मिसबिहेव हो रहा है। वो किसी को डर के नहीं बताता है। बच्चे लोगों के भी उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, लेकिन डरते हैं, उनको मरने के लिए धमक मिलता है। तो हमारा लोगों के साथ ऐसा शोषण हो रहा है गवर्नमेंट के साथ। हम लोग जितना बोलेंगे हमारा बात सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरी खुद हर रोज ये सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। जी। सो जैसा आप बता रहे हैं, जीवन बहुत ही कठिन है एक सफाई कर्मचारी का। संघर्ष सुबह 4 बजे शुरू हो जाता है और उसके बाद बीमारियों के रिस्क इतने हैं, ऊपर से घर पे खाना नहीं होता, ऊपर से जो नशे का ऊपर और प्रभाव पड़ रहा है परिवार पे, घर पे शांति नहीं है और काम पर भी शांति नहीं है। तो धन्यवाद ज्योत्सना जी हमें इस बारे में बताने के लिए कि जो संघर्ष हम देख नहीं पाते सफाई कर्मचारी का, काफ़ी गलती हमसे भी होती है। जैसे आपने खुद बताया कि लोग समझते हैं खाना झूठा है तो सफाई कर्मचारी को दे दो, कपड़ा पुराना है तो सफाई कर्मचारी को दे दो। ये काफ़ी जी सर। चीज़ें मैंने भी होते हुए देखी हैं अपने परिवार में, और ये हमारी गलती है कि हमने इसको इतना आम बना दिया है कि हम सोचते हैं कि सफाई कर्मचारी तो इंसान के लायक नहीं है, उसको जो भी बचा कुचा है वो दिया जा सकता है। तो ये गलत है, और ज्योत्सना जी हमें ये रियलाइज कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मैं पूछना चाहूँगा रणबीर जी से। रणबीर जी, आप अपने बारे में पहले कुछ बताइए हमें। आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं?
और फिर आप हमें इस बारे में कुछ बताइए कि ज्योत्सना जी ने हमें बताया कि जो सफाई कर्मचारी का स्वास्थ्य से संबंधित जो रिस्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और उसके बारे में हमें आप और कुछ बताइए कि क्या क्या कठिनाइयाँ झेलते हैं सफाई कर्मचारी जब वो काम पे जाते हैं, और क्या क्या बीमारियाँ कॉमनली आपने देखी हैं जो सफाई कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा दिखती है जो आम आदमी में हम नहीं देखते उतना। उस बारे में हमें आप कुछ बताइए। जी, सभी साथियों को जय भीम। और इस जूम मीटिंग में सारे राज्यों से उपस्थित सभी महानुभावों को धन्यवाद कि आप लोग जूम मीटिंग में आए। तो जिस तरह से ज्योत्सना ने आप बीती घटना जो ग्रास रूट पे हम लोग अक्सर देखते हैं और अक्सर अपने कामों को मतलब कि उस पे हम लोग प्रयास करते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हो, कुछ चेंज हो, तो हम लोग इसका निरंतर प्रयास करते हैं। मेरा नाम रणवीर कुमार राम हुआ, मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ। और हमारा जो पहले का ये जो व्यक्तिगत स्थिति था, तो मेरी जो दादी थी वो खुद कम्युनिटी ड्राई लाइटिंग जो गवर्नमेंट का पहले होता था, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम का, तो उसमें मेरी दादी सिर पे मैला ढोने का काम करती थी। और मेरा जो माँ है वो भी सिर पे मैला ढोने का काम करती थी उनके साथ। और किसी तरह जो हमारे पापा जो थे वो सैनिटेशन वर्कर थे, वो कैजुअल पे। तो किसी तरह से मतलब कि उस स्थिति में हम लोगों ने संघर्ष करके किसी भी तरह हमारा जो पापा है वो हमें ग्रेजुएशन तक पढ़ा लिखा कर यहाँ तक लाए। उसके बाद हम लोगों ने जो समाज का दिशा और दशा देखा, और मैं अपने दादी का मतलब कि उस समय का काम जो देखा, और जो अपनी माँ की जो हमारी माँ भी सिर पे मैला ढोती थी, तो उस अवस्था में हम लोगों ने इस काम को बहुत करीब से देखा है और क्या-क्या कठिनाइयाँ था, क्या-क्या परेशानियाँ था, उस अवस्था में भी हम लोगों ने जिया है और देखा है। तो हम इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे अंदर भी एक जुनून आया, एक हौसला आया कि हम इस प्रथा को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। इस भारत से हम जो एक कलंक है, इस कलंक को हम कैसे मिटा सकते हैं। इस पे हम लोगों ने लगभग 15-18 सालों से निरंतर हम लोगों ने काम किया। और 2021 में हम लोगों ने ससलन का निर्माण करके टीम खड़ा किया। टीम खड़ा करने के बाद हम लोग का जो काम है वो हम लोगों ने काम निरंतर आपस में सारे लोग आपस में बांटे। और ये एक मतलब कि ये एक ऐसी संस्था है कि इसमें मालिक कोई नहीं है, सारे लोग इस संस्था के मालिक हैं और सारे लोग इस संस्था को चलाते हैं, सारे लोग संस्था को सुझाव देते हैं। और निरंतर हम लोगों के साथ प्रदीप सर एक चट्टान की तरह खड़ा रहे और हम लोगों को निरंतर प्रेरणा दिए और निरंतर सहयोग दिए। तो जो हमारा सैनिटेशन वर्कर का जो समस्या है, हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है। ये तो मतलब कि जो सैनिटेशन वर्कर को जो सीवर में उतारा जाता है, सेफ्टी टैंक्स में उतारा जाता है मरने के लिए, तो हम लोगों ने निरंतर इस विषय पे हम लोगों ने काम किया है और देखा है कि किस स्थिति में माने कि एमएस एक्ट 2013 कानून भी बना। उस कानून के तहत एक काम प्रतिबंधित भी है। फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को, सैनिटेशन वर्कर को अगर हम सीवर में उतारते हैं, तो उसके लिए 27 हमारे लोग सीवर में जाते हैं, तो बहुत सारे औजार जो होते हैं वो जो रॉड होते हैं, वो रॉड मूर्चे से भरा होता है। जब वो सीवर का जो कवर हटाते हैं, तो ठेकेदार के द्वारा या नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मतलब कि जबरन उसमें बिना सुरक्षा का उतरने पर मजबूर कर दिया जाता है, मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। जबकि उसमें इतनी जहरीली गैसें उसमें रहती है कि किसी भी व्यक्ति का जान मतलब कि समझिए कि जान जाना तय है। इतना सारा सुरक्षा होने के बावजूद भी मतलब कि हमारे लोगों को सुरक्षा किट उपलब्ध नहीं कराई जाती है। और इसमें प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर सीवरेज को अगर खुलवाता है या साफ करवाता है, तो वहाँ एम्बुलेंस भी मौजूद होनी चाहिए और इंजीनियर का इजाज़त होना चाहिए कि हाँ, ये सीवरेज साफ करने लायक है या नहीं है। अगर जब तक इंजीनियर अगर इजाज़त नहीं देते, तब तक सीवर या सेप्टिक टैंक्स खोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट का रूल है कि बहुत सारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते कि हम बहुत सारा टेक्नोलॉजी ला रहे हैं,
ताकि कोई भी सैनिटेशन वर्कर जो है उसमें उनकी जाने न जाए, उनकी मौतें न हो। लेकिन ये सब मतलब कि ये सब कागज पे है, धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी मतलब कि गवर्नमेंट का जो सीवरेज का निर्माण किया गया है, तो जो निर्माण किया गया है तो वो निर्माण पूरी तरह से फेल है, क्योंकि उसका जो सीवरेज का जो गोलार्ध होता है वो छोटा होता है। और गवर्नमेंट कहती है कि मैं पूरा सुरक्षा किट के साथ सैनिटेशन वर्कर को उतारता हूँ। उसमें तो एक पहले टेक्नोलॉजी में आएंगे तो मतलब कि 5 केजी का वो बूट होता है, 5 केजी का 10 केजी का सिलेंडर होता है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है, बहुत सारा जो किट है, जो मतलब कि सैनिटेशन वर्कर अगर पहनेंगे तो उस गोलार्ध में उतर ही नहीं सकते हैं। तो मतलब कि जो सैनिटेशन वर्कर है बिना सुरक्षा किट का मतलब कि उसको जबरन उतारा जाता है। उसके बाद जो मतलब कि कहते हैं गवर्नमेंट कि हम टेक्नोलॉजी ला देते हैं, मशीन ला देते हैं और मशीन से ही पूरे भारत में सफाई होगी। तो जो जब आपका जो सीवरेज का जो गोलार्ध है, जो मुंह है, वो है छोटा, आ, मशीन है 12, तो आप उसमें मशीन को कैसे प्रयोग करिएगा? पहली बात। दूसरी बात की जो गवर्नमेंट का हर समय दावा यह रहता है कि हम जितने भी लोग सीवरेज में मर रहे हैं, उनका हम रिहेबिलिटेशन और पुनर्वास निरंतर कर रहे हैं। लेकिन एक केवल मौखिक एक भाषा है और मौखिक के तहत ही मतलब कि यह भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन कागज पे एक भी नहीं। दूसरी तरफ की अगर अगर वो सीवरेज में उतरते हैं तो मतलब कि अगर लोहे का पत्ती हो, अगर मुरझाया हुआ हो तो उससे पैरों में लगता है सैनिटेशन वर्कर को, तो कटते हैं। तो सैनिटेशन वर्कर जो है उतने अवेयरनेस नहीं है, तो उनसे टेटनस होते हैं, टेटनस से घाव होता है। तो घाव होने के उपरांत बड़ा वो रूप ले लेता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये आगे चलकर कैंसर का रूप लेगा, इसको पैर को काटना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद अगर उसमें हम उतरते हैं तो उसमें इतना मतलब कि गंदगी रहता है, इतना ना उसमें जहरीला गैस होता है कि पहले हमारे जितने भी सैनिटेशन वर्कर उसमें उतरते हैं तो उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन होता है और श्वास संबंधी बीमारी होता है, चर्म रोग जैसा घातक रोग होता है और अन्य तरह की जो बीमारियां है वो हमारे शरीरों में मन की विकराल रूप लेने लगती है। तो ये हमारे सैनिटेशन वर्कर की बहुत बड़ी समस्या है और इतने सारे मतलब कि अभी हमने एक घटना, हम लोगों ने 4-5 घटना अपने से खुद से मैंने स्टडी भी किया है कि जिस तरह से जो हमारे जो सेफ्टी टैंक्स में जो हमारे सफाई कर्मचारी मरे, तो मरने के उपरांत मतलब कि उनको जब टंकी से निकाला गया तो उनके शरीर में जो मल था, तो जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाने का प्रस्ताव हुआ और वहाँ का जो आईओ है सदर हॉस्पिटल मतलब कि भेजने का प्रस्ताव किया और एम्बुलेंस ले गई, तो जो शरीर में जो सैनिटेशन वर्कर का जो मल होता है, गंदगी होता है, तो थोड़ा-सा कहना नहीं चाहे, डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। तो पोस्टमार्टम करने में भी वो भी थोड़ा-सा एक जातीय जो भावना उनके अंदर आती है, वो वहाँ पे झलकने लगती है कि हम इस गंदे शरीर को हम किस तरह से पोस्टमार्टम करें, किस तरह से छुए। तो हो माने कि उसमें जो 4th क्लास के कर्मचारी हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, जो इनका माने कि खारिज करने का जो उनका जो प्रक्रिया है 4th क्लास के कर्मचारियों को द्वारा, तो उस तरह से मतलब कि हमारे सैनिटेशन वर्कर को मतलब ये किया जाता है और उनको निरंतर माने कि इस समस्याओं से झेलना पड़ता है। और जो इतना सारा मतलब कि प्रावधान बनने के बावजूद भी आज भी जो सैनिटेशन वर्कर हैं उनको मतलब कि कोई मुआवजा नहीं, उनके आश्रित जो हैं, जो भी मतलब कि जितने भी डेथ किए हैं सैनिटेशन वर्कर, आज तक उनको मुआवजा के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। हम लोग आवेदन भी देते हैं, आरटीआई भी करते हैं और गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार भी नहीं होती है। उसके बाद हम लोग निरंतर सरकार को भी ये अवगत कराते हैं कि ये गलत है और जो जितने भी हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं इनको मतलब कि जो भी सुरक्षा किट है वो उपलब्ध नहीं कराई जाती है। फिर भी एमएस एक्ट 2013 के तहत कानून के तहत प्रतिबंध है, फिर भी मतलब कि जबरन आपके द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन ना अधिकारी उसके जिम्मेवार होते हैं,
ना ही उनके जो ठेकेदार जो जबरन उतारते हैं वो भी जिम्मेवार नहीं लेते हैं। मरने के उपरांत उनकी जो आश्रित परिवार है दर दर के ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके बच्चों को एजुकेशन चौपट हो जाती है। वो मन की वो भी विवश हो जाती हैं मैला प्रथा में जाने के लिए, ताकि अपने बच्चों को किसी भी तरह मतलब कि भरण पोषण कर सके। और जिस तरह से सरकार रोजगार की बात करती है, तो जो हमारा जो देश में जो जाति लेवल है, अगर हमारा समाज का लोग अगर कहीं दुकान भी अगर खोल देते हैं, तो उनके हाथ से कोई खाने वाला नहीं है। तो हमारा किसी भी तरह जो पूर्णवास निषेध जो कानून बनाया गया है, उस कानून का भी राज्य सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जाता है, ना उसको सख्ती से लागू किया जाता है। और जितने भी सैनिटेशन वर्कर की जो समस्याएं हैं, उनको आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से भी मतलब कि पीछे ढकेलने का काम किया जाता है, ताकि ये जीवन भर इसी काम के लिए बनाए गए हैं। और ना ही इनका जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एसआई होता है, पीएफ होता है, कोई भी ऐसा सरकार के पास प्रावधान नहीं है इसका काटने का। दूसरी बात कि जितने भी सैनिटेशन वर्कर हैं, ना ही उनका हेल्थ कार्ड बना हुआ है। और इसी तरह जितने भी सैनिटेशन वर्कर है, सरकार के जितने भी जो सरकार का गैर मजरूआ जमीन होता है, उस पे किसी भी तरह अगर वहां बसने लायक कोई नहीं हो, तो जो सफाई कर्मचारी जो लोग हैं, उसको साफ करके वहां पे अपना झोपड़ी का निर्माण करते हैं। जब साफ सुथरा हो जाता है, तो सरकार दावा करती है कि यहाँ से खाली करो और दूसरे जगह बसो, क्योंकि यहाँ पे कुछ निर्माण होगा। तो जो हमारे परिवार हैं, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, उसको उस गंदगी को स्वच्छ बनाते हैं। स्वच्छ बनाने के बावजूद भी वहां भी मतलब कि जबरन इस तरह का कब्जा होता है और हमारे लोगों को भगाया जाता है भी। ऐसा पूरे देश में 85% जो सैनिटेशन वर्कर है, उनका खुद का अपना निजी जमीन भी नहीं है। तो इस तरह से हमारे लोगों के साथ अत्याचार, शोषण निरंतर होता है। और निरंतर जो हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं और उनके परिवार हैं, जो मतलब कि रोगों से ग्रसित रहते हैं, रोगों से लड़ते हैं, उनको इलाज कराने के लिए खुद आर्थिक मतलब कि आर्थिक तंगी झेलना पड़ता है। इलाज के लिए पैसा नहीं है, और उस अभाव में बहुत सारे जो सैनिटेशन वर्कर है अपना दम तोड़ देते हैं। तो ये हमारा देश का जो हालात है, और जिस तरह से सरकारी योजना बनाया जाता है, उसका ढांचा तैयार किया जाता है कि जो इतने भी जो मैनुअल एक्सपेंजिंग परिवार है, जो सैनिटेशन वर्कर है, उनके लिए पूरा योजना मतलब कि योजना का फाइल तैयार किया जाता है। फाइल तैयार करने के उपरांत एक भी हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं, उनको ग्रास रूट पे कुछ भी नहीं मिलता है। ये हमारा देश का हालात है। और इस तरह से निरंतर जो हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं, उनको निरंतर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि एक जाति का जो लेवल है, वो पूरा लेवल हमारे माने कि दिलो दिमाग पे लगा हुआ है कि नहीं, ये सैनिटेशन वर्कर है, जो सफाई कर्मचारी है, इनका काम है, इनका यही पेशा है। और इस पेशे से हमारे लोगों को मारने का नया तरीका सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा निरंतर बनाया गया है। तो ये हमारा सैनिटेशन वर्कर का निरंतर समस्या है। और इस जी समस्या को हम लोग निरंतर आवाज उठा रहे हैं। अपने अपने राज्यों में हमारे जितने भी कन्वीनर हैं, इस लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। हम सरकार से प्रस्ताव अपना मांग रहे हैं, डिमांड भी कर रहे हैं कि जो हमारी सैनिटेशन वर्कर की जो हेल्थ इश्यूज है, अगर इसको हम सही तरीके से हम इनको सही ढांचे में नहीं लाएंगे, तो हमारे बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर जो है, वो इलाज के अभाव में मरते हैं। ज्योत्सना जी ने कहा कि हमारे लोग बहुत सारे सैनिटेशन वर्कर हैं, वो ड्रिंक करते हैं। तो ड्रिंक करने का ये भी एक कारण है, क्योंकि जो भी हमारे जो सैनिटेशन वर्कर हैं, उनको निरंतर गंदे कामों में संलिप्त रहना पड़ता है। गंदे कामों से मल भी निकालना पड़ता है, गंदे काम, उसके बाद सीवर में घुस के पूरे कचरे को निकालना पड़ता है। तो जब तक वो नशा नहीं करेंगे, तब तक मतलब वो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना ना उसमें गंदगी रहता है कि कोई भी इंसान उस सीवर में नहीं घुस पाता है, जो सैनिटेशन वर्कर घुसते हैं। तो ये हमारा देश का कल्चर है, ये हमारा देश का अभी तक सैनिटेशन वर्कर के साथ ये हमारा मतलब कि एथी रहा है, अन्याय रहा है। जी तो मैं इस अन्याय में
हम लोगों को निरंतर प्रदीप सर ने सहारा दिया, और जिस तरह से हम लोगों ने अपने राज्यों में सशलन को लेकर मजबूती से अपना मुद्दा रखते हैं, अपना डिमांड रखते हैं, अपना समस्या रखते हैं, हेल्थ इश्यूज हो, शिक्षा हो, राइट टू एजुकेशन के तहत हम लोग गवर्नमेंट से भी इस मुद्दे पे बात करते हैं। तो ये हमारी जो मूल समस्याएं हैं, हम लोग निरंतर अपने अपने राज्यों में कार्य कर रहे हैं, और इसको निरंतर सैनिटेशन वर्कर की समस्याओं को लेकर जूझ रहे हैं। और इसमें प्रदीप सर का निरंतर सहयोग रहा है। प्रदीप सर को भी धन्यवाद कि हम लोग को यहाँ तक खड़ा करके रखे हैं, मजबूती से रखे हैं, और हम लोग इस लड़ाई को, इस मुहिम को, जो हमारे सैनिटेशन वर्कर की देश में जो समस्या है, उनको निरंतर बदलाव के लिए हम लोग काम करें, और उसमें कुछ चेंजिंग लाएं, और सरकार को भी अपना पॉलिसी बनाकर हम पेश करें, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो मर रहे हैं, जो रोग से ग्रसित हो, वो थोड़ा कम हो। और हम चाहेंगे कि आप मान भाव जो भी है आगे, हम लोग सुझाव भी सुनने के लिए, पूरा टीम हमारी तैयार है कि हम किस तरह से आगे बढ़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी. I think I'll summarize in English, even though we have some summary available in the chat box. But what Ranveer ji is trying to say is that work itself is having a lot of risk factors, which is the poor hygiene itself when they're in their workplace. But even the solutions which the government has provided is adding to the risk, which is the weight of their personal protective equipment. That itself is so heavy that firstly it's difficult to breathe inside that, and the weight of that uh, equipment itself is pushing them down. So they can't wear it because it's so heavy. The second thing is, initially what he mentioned was the machines are available to prevent manual scavenging, but the size of the manhole doesn't match the size of the machine. So those machines are practically useless. The other thing which he has mentioned is, WHO defines health as social, physical, mental well-being, and all three are severely impacted when it comes to sanitation workers. Physically, they have a lot of illnesses. There are cancers which are common in sanitation workers. They frequently undergo amputation because of sepsis and poorly controlled infections, because of lack of awareness. Also because of poor health treatment available in centers. And they don't have social security. Other social evils like alcohol abuse are frequently seen because their work is associated with they can't work without alcohol because the work is so tough, and poor education for their children. So overall, the health is extremely poor, and which is the reason why we want to discuss this today, because right to health is something which belongs to everybody. So धन्यवाद रणवीर जी हमें ये सब समझाने के लिए. अब जोगिंदर जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा. आप जैसे सब लोगों ने अपने अपने बारे में कुछ बताया, आप भी बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इस काम में, तो आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए, और फिर हमें इस बारे में बताइए कि जब भी कोई सैनिटेशन वर्कर बीमार पड़ता है, मान लीजिए महिला हो गई या पुरुष हो गए या बच्चे हो गए उनके, जब वो अस्पताल जाते हैं, पहली बार तो कहाँ जाते हैं इलाज लेने के लिए? आज अगर कोई बीमार पड़ा तो पहले क्या करते हैं, घर पे झेलते हैं या सीधा अस्पताल जाते हैं, क्या करते हैं? और जब जाते भी हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उनको इलाज सही मिल पाता है कि नहीं मिल पाता, क्या आर्थिक स्थिति पे उनके दबाव पड़ता है इस इलाज की वजह से, बीमारियों की वजह से, उसके बारे में हमें आप कुछ समझाइए. थैंक यू पार्थ. और आज वर्ल्ड हेल्थ डे पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. प्रदीप सर और जो भी हमारी टीम है सभी को मेरा जय भीम. अभी रिसेंटली थोड़ा सा अभी मैं फील्ड पे था, तो मैंने देखा कई जगह हेल्थ कैंप लगे हुए हैं, और वो भी हेल्थ कैंप हमारी बस्तियों पे नहीं है. वो अन्य जो समुदाय है, जहाँ पार्क है, जहाँ पर सामुदायिक केंद्र हैं, वहां पे लगे हुए हैं. लेकिन हमारी बस्तियों पे अभी भी वो वर्ल्ड हेल्थ डे का कोई मतलब नहीं समझ में आता है कि ये भी इन बस्तियों में भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर भी जाके हमें चीजों को देखना चाहिए. तो मेरा नाम जोगेंद्र परिहार है. मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, और मैं भी एक सफाई कर्मचारी परिवार से हूँ. और काफी में भी बात करते हैं तो अगर सफाई कर्मचारी परिवार में व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका जीवन संघर्ष में ही है.
जब वो जिंदा है। क्योंकि अगर जाति की बात करें तो जाति जो विशेष की बात है तो उस पे चीजें हमेशा यही है कि कितने भी ऊंचे पद पे हम पहुंच जाएं, उसके बाद अगर हमारी जो जो जाति है, हमारे एक डिप्टी लेबर कमिश्नर थे हरकिशन संतोषी जी, बहुत अच्छे लेखक भी थे। वो बोलते थे कि जब भी मेरा कहीं ट्रांसफर होता है तो मेरा ट्रांसफर लेटर पहले बाद में पहुंचता है, वहां पे मेरी जाति पहले पहुंच जाती है। तो जाति का दंश तो जो लोग आज मॉडर्न स्कूल पे पढ़े लिखे हैं लोग हैं, उनको तो पता ही नहीं चलता है कि जाति का क्या मतलब है। लेकिन वो हम देखते हैं कि उनको अगर ये बात बताई जाए तो उन्हें बड़ी अजीब सी लगती है। लेकिन ग्रास रूट पे अगर चीजें देखें तो वो नजर आती हैं कि हाँ, क्या संघर्ष है लोगों का। तो काफी लंबे समय से मैं सफाई कर्मचारी समुदाय के लिए काम कर रहा हूँ, एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, उनके रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहा हूँ। और जो लोग सीवर सफाई के लिए जो डेथ कर गए हैं, उनको भी लगभग मैं अपने संघर्ष के द्वारा अ, लगभग 7-8 लोगों को मैंने 10-10 लाख रुपए उनको कंपनसेशन में दिलवा चुका हूँ। लेकिन जो रही उनके इलनेस की बात, बीमारी की बात, कि वो किस तरह से अपने जीवन पे संघर्ष करते हैं और कैसे उनके आर्थिक स्थिति जो है वो कैसे उनके स्वास्थ्य पे असर डालती है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि हमें बीच बीच में जो भी चीजें चलती रहती हैं, हमारे लोगों पे उनको अवेयर होता है कि मेरे पीठ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, लेकिन वो इग्नोर करते हैं। क्योंकि अगर वो डॉक्टर सोचते हैं कि अगर जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो 400-500 का उसको झटका लगेगा, और 400-500 रुपए तो उसकी मजदूरी भी नहीं है। सफाई कर्मचारी की अगर हम सैनिटेशन वर्कर की मजदूरी देखें तो मुश्किल से मुश्किल 200 रुपए, मैक्सिमम 200 रुपए है। और एक जगह काम करने के बाद फिर वो दूसरी जगह काम करने जाता है, तो दिन भर का उसका जो वर्कआउट है बहुत ज्यादा रहता है। तो सोचता है जितना मैं कमा लूंगा वो मेरे परिवार पे काम आएगा। और बीमारियों को तो वो इस तरह से नजरअंदाज करता है कि वो जैसे उनका रोज का काम है। तो हमारे जो जो लोग हैं सैनिटेशन वर्कर पे जो काम कर रहे हैं, वो देखते हैं कि किस तरह से उनका परिवार धीरे धीरे आर्थिक स्थिति के कारण एजुकेशन में पिछड़ता जा रहा है, स्वास्थ्य में पिछड़ता जा रहा है, लाइवलीहुड से भी दूर होता जा रहा है, कुपोषण का भी शिकार है। और ड्रग्स की जो बात करते हैं, ड्रग्स की बात इसलिए हम करते हैं क्योंकि ज्यादातर काम जो है इतना आ, मतलब गंदा रहता है करने के लिए। अमूमन आप सोच देखते होंगे कि अगर पोस्टमार्टम की बात करें तो पोस्टमार्टम पे जो चीर फाड़ करते हैं, जो फोर्थ क्लास के कर्मचारियों को ज्यादा काम लिया जाता है, जैसे रणवीर जी ने बताया, वो भी अल्कोहल लेकर ही वहां पे काम करते हैं। विदाउट अल्कोहल शायद मुझे नहीं लगता है कि वो काम कर पाएंगे। तो जब ऐसी लाइन पे अल्कोहल लेके लोग काम करते हैं तो सफाई का काम जो ज्यादा गंदा काम कर रहे हैं वो कैसे नहीं कर पाएंगे, उनको भी लेना पड़ता है। पहले महिलाएं तंबाकू का सेवन ज्यादा करती थी इस काम को करने के लिए, फिर मसाला आया, गुटखा खाने लगे, फिर किसी तरह से कुछ और भी चीजें हुई, पुरुष हैं अल्कोहल लेने लगे, बीड़ी पीने लगे। इस तरह से चीजें धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और आज मुझे लगता है देश पे अगर स्वास्थ्य तो सभी का ही बनता बिगड़ता है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादा काम करने की आवश्यकता उनके सैनिटेशन वर्कर के परिवार के साथ में है। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर जो चेकअप की बात है, जो रूटीन चेकअप है, 2 महीने या 6 महीने में जो होना चाहिए,
पूरे परिवार का। अगर इस तरह से चीजों को करते चले जाएं हम, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद हम इसको बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए कि हमने इस स्वास्थ्य के बारे में, जो स्वास्थ्य है हमारा अधिकार है, तो हम इस नारे को कहीं तक सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि बचपन से ही जो चीजें चलती हैं वो नजरअंदाज की जाती हैं। कहीं किसी को फोड़ा है या किसी की फुंसी है, वो एकदम नॉर्मल सा हम सैनिटेशन वर्कर फैमिलीज पे, सफाई कर्मचारी परिवार पे ये चीजें चलती रहती हैं। वो धीरे 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 जब आगे बढ़ते हैं, तो वो एक डिसीज का रूप ले लेती। मैंने देखा, एक मेरा फ्रेंड था, वो भी उसको हमेशा चक्कर आते थे, लेकिन फैमिली का जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी। वो ये होता था कि बीमार हुए और स्टोर चले गए, जो मेडिकल स्टोर होते हैं यहाँ पे, वहां से दवा ले ली सर दर्द की, कुछ समय के लिए ठीक हो गया। फिर उसके बाद धीरे 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 चीजें बढ़ती गई, फिर वो अस्पताल की तरफ, प्राइवेट पे इतना खर्चा कि वो बियर करना मुश्किल। फिर उसके बाद फिर सरकारी हॉस्पिटल पे इतने चीजें मांगना, यहाँ दौड़ाना वहां दौड़ाना, ये सब करते 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 वो सरकारी हॉस्पिटल से भी घर आ गए। फिर वही सर दर्द की दवा लेके खाना, फिर 2-4 दिन सही रहना, फिर उसके बाद वही चीज चलना। एट द लास्ट टाइम पे फिर वही उनको ब्रेन ब्रेन हेमरेज हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो हम में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जो सुविधाएं हैं, उस पे भी अगर गांव पे देखते हैं, जैसे पार्थ ने पूछा कि क्या उनके साथ कास्टिस का भी डॉक्टर करते हैं या नहीं करते हैं। आप किसी पे भी गांव पे भी चले जाइए स्वास्थ्य केंद्र पे, उनको ये पता चल जाएगा कि ये अ, वाल्मीकि कम्युनिटी से है या सैनिटेशन वर्कर की कम्युनिटी से है, तो वो उसी तरह से उनका बिहेवियर होता है। मैं, माफ करिएगा, डॉक्टर्स के लिए मैं ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता, लेकिन उनके अंदर भी कास्टिस पैदा होती है। वो नहीं जानता है, अलग बात है। अगर जान जाता है, क्योंकि गांव में गिने चुने लोग होते हैं, और गिने चुने लोगों पे उन्हें पता होता है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आया है। और हमेशा ये होता है कि आ, उनको मालूम चल जाता है ये कहाँ से आया है, तो उनको क्या क्या हमें ट्रीटमेंट देना है। उनका एक लॉजिकल ट्रीटमेंट है कि वहां आया है तो इसको इन्फेक्शन होगा, खांसी बुखार होगा, उनको बस वही ट्रीटमेंट उनको मिलेगा। ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, तो उसको क्या है, उनको HIV का टेस्ट कराना होगा। मतलब माइंड मेकअप है कि वो ड्राइवर है तो उनका जो जो क्या उन बोल सकते हैं कि उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा गड़बड़ रहता है। उनको HIV का जांच कराना पड़ेगा। और तो HIV तो किसी को भी हो सकता है, निडल्स से भी हो सकता है। वेस्ट पीकर हैं, वो कितना रोज बेचारे, उनके सुई चुभती हैं, रोज लोहा लगता है। तो वो चीजें घूम फिर के आती हैं कि हम कौन सा काम करते हैं, उस पे हमारी जाति कहाँ आती है, कैसे चीजें हमारे साथ इंक्लूड होती हैं। तो मुझे लगता है पार्थ कि हमें ज्यादातर ग्रास रूट पे इन सब चीजों को ध्यान पे रखते हुए भी काम करने की आवश्यकता है कि हम सैनिटेशन वर्कर्स की एक सर्वे लिस्ट बनाए हेल्थ की। बहुत बड़े स्तर पे नहीं हो पाए तो छोटे स्तर से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और कि हम कैसे कैसे उनके डिसीज पे कैसे कैसे हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि काफी लंबे समय से काम करते समय, लगभग 20-22 साल से चीजों को देख रहे हैं, और एज इट इज चीजें वहीं की वहीं हैं। मॉडर्न एज में कपड़े पहनने का, चलने का, रहन सहन का तो बदलाव हो गया है, लेकिन चीजें वैसी ही हैं। वो हमसे ज्यादा आगे निकल गए हैं, हम उनके पीछे चल रहे हैं। तो इन सब चीजों को करते हुए मुझे लगता है कि हमें जितने भी हमारे साथ के जो लोग आए हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमारी पीड़ा को देख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अगर एक सफाई कर्मचारी के साथ दिन भर रहे, जिसके पास कोई बंधा रोजगार नहीं है, तो आपको ये लगेगा कि ये कहाँ कहाँ घुमा रहा है।
एक ड्रेन नाली खोलने वाला व्यक्ति वो होता है बांस का डंडा लेके पूरा दिन घूमता है, सोचता है कि मुझे कहीं रोजगार मिल जाए नाला खोलने का ही, जो मेरे बच्चों का परवरिश शाम को खाना बना सके। तो ये दर्द है सैनिटेशन वर्कर्स का, जो बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे ये तो कहानी है, ये तो स्टोरीज हैं, लेकिन हम उसको जीते हैं, हम भी उसी बस्ती पे रहते हैं, रोज देखते हैं, रोज लड़ाइयाँ होती हैं, रोज किस्से बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। और जो हमारे साथ हमें सपोर्ट करते हैं उनको हम हमेशा थैंक्सफुल बोलते हैं कि जो वो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि हम सबको नहीं बदल सकते हैं तो कुछ लोगों को बदल के हम अपने आप को आगे ले जाएंगे। इसी के साथ मेरा सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जोगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा हमें ये बताने के लिए कि मैं भी डॉक्टर हूँ और मुझे भी एहसास होता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास जो गलत हो रही हैं। और जो भेदभाव के बारे में आपने बताया, और जो खर्चा जो होता है, प्राइवेट पे जाएं तो ज़बरदस्ती के टेस्ट लिखे जाते हैं जिससे खर्चा बहुत हो जाता है, और फिर सरकारी में जाते हैं तो वहाँ पे समय इतना लग जाता है कि समय पे इलाज नहीं मिल पाता। तो जो बीमारी है, एक तो वो इस जो कम्युनिटी है उसमें वैसे ही ज़्यादा है, ऊपर से जो हमारा अभी हेल्थ सिस्टम है उससे और तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इसके बारे में भी हमें समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि पेपर पे बहुत राइट्स हैं सैनिटेशन वर्कर की, एक्ट भी पास हुआ है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए कि पेपर पे क्या स्थिति है, क्या क्या मिलना चाहिए सैनिटेशन वर्कर को जो सरकार ने बोल रखी है। हाँ सर, जो बात सैनिटेशन वर्कर्स को जो उनके राइट्स हैं, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, सैनिटेशन वर्कर कि गवर्नमेंट में जो स्थायी कर्मचारी हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, उन्हें बूट मिलना चाहिए और वर्दी मिलनी चाहिए, ग्लव्स मिलने चाहिए, मास्क मिलने चाहिए, ये सारा कुछ है। और उनका मतलब मे बी जो पेपर पे है कि उनका चेकअप भी होना चाहिए। भाई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे उनके हॉस्पिटल्स भी हैं, लेकिन उन हॉस्पिटल्स पे मतलब उनका कोई चेकअप तो होता ही नहीं, कभी नहीं होता है। उनको ये सारी चीजें कुछ भी प्रोवाइड नहीं होती हैं कि उनको ग्लव्स मिले, बूट मिले, मास्क मिले और उनको कपड़े मिले, ये कुछ भी नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। पेपर वर्क पे तो है लेकिन उनको जो सामने है उनको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसको हम चाहे करप्शन कह लें या भ्रष्टाचार है, या वो हमारे लिए वो स्वास्थ्य को करना ही नहीं चाहते कि हम भी कोई इंसान हैं। सफाई कर्मचारी कोई इंसान है, सफाई मित्र लोग बनना चाहते हैं, सफाई मित्र बन के सफाई कर्मचारियों का मित्र बनना चाहते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी नहीं बनना चाहते हैं। क्योंकि सफाई कर्मचारी का मित्र बन के तो वो अपनी जाति को तो स्टैंड करके रखा हुआ है। अगर सफाई कर्मचारी बन जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी जाति भी सफाई कर्मचारी से मिल जाती है, अपने आप को वो अछूत सा महसूस करता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सफाई कर्मचारी कुछ हैं जो जनरल कैटेगरीज के हैं, तो उनसे जो अपर जो अधिकारी हैं वो उनसे काम नहीं कराते हैं सफाई का, वो उनको अपने ऑफिस में बैठा के रखते हैं, उनको दूसरा काम दे के रखते हैं। क्यों? कि उनको ये लगता है कि यार ये मेरी जाति का व्यक्ति झाड़ू लगाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो एक लगभग 100-200 रुपए की दिहाड़ी का मजदूर लेके हफ्ते में एक दिन 2 दिन सफाई करवा देता है खड़े होके, बाकी अपने व्यक्ति को वो वहां पर एज इट इज कुर्सी पे बैठा के रखता है। तो ऊपर से नीचे तक जो चीजें हैं जाति की, वो प्रॉपर चल रही हैं। और गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो स्कीम केवल कागजों पे हैं, सफाई कर्मचारियों के लिए हित पे एक भी नहीं है। क्योंकि मैनुअल स्क्वेंजिंग एक्ट पे हमने देखा कि 6 प्रकार के मैनुअल स्क्वेंजर एक्ट पे दिखाए गए हैं, एक्ट पे हैं, लेकिन उन्होंने रिहैबिलिटेशन या उनको वन टाइम कैश असिस्टेंट देने के लिए उनको ही चिन्हित किया, उनको ही माना। जो आज भी कच्चा जो लैट्रिन है उसको बाल्टी पे या
डब्बे पे हाथ से उठा के ले जा रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं। उनको ही चिन्हित किया। जो नाली में मल बह रहा है उसको साफ करने वाला, उसको उन्होंने नहीं माना। ओपन ड्रेन साफ करने वाला, उनको उन्होंने मैनुअल स्क्वेंजर नहीं माना। जो रेलवे ट्रैक पे मल पे झाड़ू लगा रहा है, उनको उन्होंने नहीं माना। कि आप एक्ट बना रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं कि मैनुअल स्क्वेंजर है, लेकिन आप ही उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये कैसे हम मान लें कि गवर्नमेंट हमारे लिए जो स्कीम बनाती है हमारे फायदे के लिए बनाती है। जी। तो जैसे आपने बताया कि पेपर पे तो काफी अच्छी है स्थिति, जी जी। ऑल द राइट्स आर देयर अवेलेबल ऑन पेपर, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच पहले भी हमने बात करी थी इस बारे में पिछले कुछ 2 महीने पहले, कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का डेफिनेशन इज क्वाइट नैरो. यस। The people who are involved in this work, they are coming from different background, like you said, railway workers, स्कूल में जो घरों में काम करती हैं महिलाएं, वो भी यस। सैनिटेशन वर्क में आती हैं, बट उनके लिए एक्ट में कुछ नहीं है, क्योंकि जो एक्ट नन। डेफिनेशन है वो बहुत ही नैरो है. तो जो ज्यादातर जनसंख्या जो है इस कम्युनिटी में, उनको राइट्स नहीं मिल पा रहे, पेपर पे भी नहीं मिल पा रहे, और जिनको मिलने चाहिए उनको तो ऐसे भी नहीं मिल रहे. तो जी। धन्यवाद दोबारा जोगिंदर जी आपका. अनिल जी, आपसे अब मैं पूछना चाहूंगा कि आपने भी काफी देखा है स्थिति जो ग्राउंड पर है. आप जैसे मान वो लीजिए पानी ले आ जरा। आयुष्मान कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, क्या सैनिटेशन वर्कर पे ये सब सुविधाएं आ पाती हैं, उन तक पहुंच पाता है ये सब? अगर होता भी है तो क्या वो इस्तेमाल कर पाते हैं इन चीजों को? पहले तो इसमें ये है कि जैसे अभी आयुष्मान कार्ड का अभी चल रहा है, तो आयुष्मान कार्ड सभी क्लिनिक पे अवेलेबल, जो उनका लाइसेंस है वो नहीं अप्रूवल है। वो कुछ ही ऐसे क्लिनिक हैं जहाँ पे इनका लाइसेंस अप्रूवल है। और इसमें जो सफाई कर्मचारी का जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, जो हमने देखा है, समझा है कि जब वो बड़ा बीमारी उनको होता है, जब वो कार्ड लेके वहां पहुंचते हैं, तो उनका नाम जब वो पढ़ता है काउंटर पे कि ये फलाना राम है, फलाना वाल्मीकि है, फलाना हेला है, तो नाम पढ़ने के बाद उनको इतना वो दौड़ाता है, इतना दौड़ाता है कि कल आओ, सुबह आओ, रात को आओ, परसों आओ, कि वो हार के वो व्यक्ति वहां पे नहीं जा पाता है। जो हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा है कि यहाँ भी हम कास्ट को इसमें जोड़ेंगे कि जब वो कार्ड कार्ड पे राम, वाल्मीकि, हेला, चूड़ी जो भी इसमें आता है, तो उनको इतना वो लोग दौड़ाते हैं कि वो हार थक के बेचारे वो सफाई कर्मचारी वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो जो गवर्नमेंट का जो ये स्कीम है, तो मुझे लग रहा है कि जो हमारी ओर से जो लोग जा रहे हैं उनके लिए ये नहीं है। दूसरी बात, जो 2 प्रकार के जो एक्ट अभी आए हैं हमारे हम लोग के लिए, एमएक्स एक्ट 13, एमएक्स एक्ट 2023 जो है, उसमें ये भी है कि आप इन एक्ट के कारण आपको ये कुछ अधिकार मिलते हैं। लेकिन उन अधिकारों को जब हम लोग लेने पहुंचते हैं, तो जो जो वो अधिकारी है उनको पता भी नहीं है कि ये एक्ट होता क्या है। ज्ञापन के साथ हम एक्ट भी लगाते हैं, लेकिन कुछ वहां होता भी नहीं है। इसके सपोर्ट में हमने एक चीज देखा है एग्जाम्पल में, कि सफाई कर्मचारी का अगर कोई माँ बाप को डेथ होता है, परमानेंट स्टाफ है, तो अगर उनके बच्चों को नौकरी होना है अनुकंपा पे, तो 10 साल हो गए हैं कि किसी के पिता को मरे हुए, उनको जॉब नहीं हुआ है। उसके अपोजिट अगर कोई क्लर्क का अगर कुछ लोग डेथ होता है, तो विद इन 3 मंथ उनका जॉब हो जा रहा है। यहाँ हम कास्ट को भी देख रहे हैं। सफाई कर्मी परमानेंट था, उसको हमने 10 साल दौड़ाया, वो अभी ऐसा ही काम कर रहा है। उसके अपोजिट अगर कोई बड़ा बाबू हो, क्लर्क हो, अगर कोई डेथ होता है, तो उसका जो परिवार है, 1 से 2 महीने में उसको जॉब हो जा रहा है। तो यहाँ भी ये गवर्नमेंट मुझे फेल नजर आती है। और बात रहा कुछ किसी भी इश्यूज को आप अगर देख लीजिए, तो सफाई कर्मचारियों के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट पे आपको बहुत सारे स्कीम नजर आएंगे,
लेकिन जब उनको ये मिलना जब होता है तो उनको ये चीजें नहीं मिलती है। तो ये सब चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ऐसा क्या हम लोग ऐसा कुछ करें, ऐसा हम लोग क्या लाएं जो ये सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट पे है वो चीजें इनको प्रोवाइड हो जाए। इंदिरा आवास का नाम आप लोग सब लोग जान रहे होंगे। सफाई कर्मचारियों के लिए ये है ही नहीं। जो भी अपर कास्ट है या कुछ भी जो लोग हैं वो फेक कास्ट जो होता है सर्टिफिकेट बना बना करके वो लोग उसमें रह रहे हैं। तो जो जेन्युइन है वो कूड़े पे, मल पे, कचरे में, एक प्लास्टिक में वो लोग रह रहे हैं। लेकिन जो सही रूप से जो अपने आर्थिक से वो लोग स्ट्रांग है वो भी ये लाभ गवर्नमेंट से ले रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट का जो स्कीम है, जो भी चीजें हैं, वो इस कम्युनिटी को नहीं मिलता है। जी। जी धन्यवाद अनिल जी। फिर दोबारा हमें ये जागरूक करने के लिए कि पेपर पे तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उन चीज़ों की, उन तक वो पहुंच नहीं पा रही। प्रदीप, कमिंग बैक टू यू। हम काफ़ी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं एक नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। द प्रॉब्लम्स ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स आर नॉट रीचिंग पीपल हु कैन ब्रिंग अ चेंज, एंड दिस वाज आल्सो वन इंटेंशन टू स्टार्ट निवारना, दैट people who are suffering, their voices are being suppressed। जिन जिन जो जूझ रहे हैं तकलीफों के साथ, उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है, और उनकी तकलीफें जो जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो बदलाव ला सकते हैं, उन तक नहीं पहुंच रही हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड, आप क्या सोचते हैं, क्या व्हाट इज द नीड ऑफ दिस नॉलेज प्लेटफॉर्म? क्या ज़रूरत है हम एक ऐसा नॉलेज प्लेटफॉर्म बनाए कि जिसमें एक्सचेंज हो सके, कि डॉक्टर सैनिटेशन वर्कर से बात कर सके, एक साइंटिस्ट सैनिटेशन वर्कर से बात कर सके, एक रिसर्चर, पब्लिक हेल्थ रिसर्चर सैनिटेशन से बात कर सके, और आपस में सब लोग काम कर सकें? आपका क्या विजन है? आप क्या सोचते हैं, क्यों ज़रूरी है? उसके बारे में आप कुछ बताइए। या जैसे जैसे हमने देखा है लास्ट 30 साल से वॉश पे काम चल रहा है। बहुत से लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, सैनिटेशन पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। और लास्ट 10 सालों में स्वच्छ भारत अभियान, टॉयलेट्स पे बहुत अब इन्वेस्ट हुए हैं, गांव गांव में टॉयलेट्स खुले हैं। एंड सो द इन्वेस्टमेंट ऑन द इश्यू इज हैपनिंग। जो इश्यू है उस पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन the people who are attached to that issue, they are not getting empowered। जो लोग उनके साथ इसके साथ जुड़े हैं उनका एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है। और लास्ट 3-4 सालों से हमने देखा है कि वेस्ट पे बहुत, वेस्ट मैनेजमेंट में there is a huge investment which is happening, right? And I feel अगले 10 साल भी this is going to be an important thing for both industry as well as development sector। डेवलपमेंट सेक्टर और इंडस्ट्री भी वेस्ट पे बहुत मेहनत करेंगे। सो प्रॉब्लम हमें यही लगता है कि 10 साल के बाद भी यही होगा कि वेस्ट मैनेजमेंट पे वी विल हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, सारा कुछ, लेकिन वेस्ट पिकर्स वैसे ही रहेंगे जैसे सैनिटेशन वर्कर्स अभी हैं। और बिकॉज वो भी उसी कम्युनिटी से हैं जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं। तो इश्यू जो हमें लग रहा है वो ये है कि, और जो हमें दूसरी चीज ये लग रही है कि साइंटिस्ट कम्युनिटी एज वेल एज द रिसर्च कम्युनिटी थोड़ा इस इश्यू पे थोड़ा शाई कर रहे हैं। कास्ट के इश्यूज पे डायरेक्टली बात करने में थोड़ा उनको, दे आर शाइंग अवे। एंड many of them are, probably some of them are ignoring it or are unaware of it। तो उन लोगों का हो सकता है कि वो एक सिस्टम में ऐसे जूझ गए हैं कि वो उनको ये इग्नोर करना पड़ता है, ये वाला इश्यूज को, कास्ट इश्यूज या साइंस के साथ इसका क्या इन्फ्लुएंस है, ये वाला इश्यूज को इग्नोर करना पड़ता है। तो इसलिए रिसर्च मेथडोलॉजी भी हर चीज पे बात करता है, लेकिन कॉमन वर्ड यूज करता है, डिस्क्रिमिनेशन, इस टाइप का वर्ड यूज करता है, लेकिन कभी वो कास्टिज्म या पैट्रियार्की पे टच नहीं करता है। या तो लोगों के पास वो मेथडोलॉजी नहीं है, या नॉलेज नहीं है, या नॉलेज और मेथडोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडिंग नहीं है, या फिर
उस टेक्नोलॉजी को वहाँ पे टेस्ट करने के लिए कोई सुविधा नहीं है कम्युनिटी के पास। सो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इस सिस्टम को एक बेनिफिट ऑफ डाउट दें और एक नॉलेज प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, जो नॉलेज प्लेटफॉर्म में साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और कम्युनिटी मेंबर्स, लेबरर्स, डेवलपमेंट सेक्टर, सब लोग मिलके कोई सॉल्यूशंस बेस्ड अप्रोच में चले, कुछ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन लाएं। तो 4-5 इश्यूज सासलन ने आइडेंटिफाई किया था। एक था कि ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ इश्यूज, उस पे जो टेक्नोलॉजी है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, इस पे जरा बात करें। दूसरा मैनुअल स्कैवेंजिंग, एलिमिनेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, हाउ वी कैन एलिमिनेट दैट, वो वाले इश्यूज पे। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जैसे कई लोगों ने ये लिखा भी है कि डिप्रेस्ड कम्युनिटी बोलते थे हम, द हाई कम्युनिटी को हम लोग, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को डिप्रेस्ड कम्युनिटी कभी कहा जाता था। और आज जब हम, उस टाइम पे डिप्रेशन पे इतना डिस्कशन नहीं होता था 100 साल पहले, आज डिप्रेशन पे डिस्कस होता है, लेकिन इस कम्युनिटी के डिप्रेशन पे कोई बात नहीं करता है। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस्ड बाय दिस कम्युनिटी इज अनदर हेल्थ इश्यू विच वी फील दैट 3 इश्यूज पे अगर हम कुछ नॉलेज एक्सचेंज प्लेटफॉर्म क्रिएट करें जिसपे एक सॉल्यूशंस लाए जाए, डिस्कशंस किया जाए, एंड not just not to put issue into the picture but also people into the picture, क्योंकि इश्यू और पीपल के बीच में कास्ट और पैट्रियार्की है। तो सिर्फ इश्यू को देखने से हम हो सकता है कि इसको साइड स्टेप कर दें अगेन। तो हम ऐसा टेक्नोलॉजी लाएं जो इस इश्यू को भी लें, बात करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म का एक मकसद है, बट दिस इज एट ए वेरी वेरी अर्ली स्टेज, इसलिए इस पे कोई भी उपाय है, कोई भी ये है, हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू प्रदीप। yesterday only I read an article, एक डॉक्टर अभय बांग ने आर्टिकल लिखा है, जो महाराष्ट्र से एक डॉक्टर हैं, जिन्होंने कहा था एक प्रकार का रिसर्च होता है जो लोगों पर किया जाता है, रिसर्च ऑन पीपल। देयर इज वन टाइप ऑफ रिसर्च जो लोगों के साथ किया जाता है, विच इज रिसर्च विद पीपल। एंड जो अल्टीमेट गोल होना हमारा चाहिए वो है जिनको प्रॉब्लम है वही खुद रिसर्च करें, विच इज रिसर्च बाय पीपल। तो आई थिंक जो अभी तक मेरे को जितना भी सासलन के साथियों के साथ बात हुआ है, आपके साथ प्रदीप बात हुआ है, तो more and more we are moving towards research by people. तो I'm really excited for this group to figure out कि हम कैसे सासलन के जो हैं सदस्य हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब मैं जो हमारे साथ जुड़े हैं ऑडियंस में लोग, उनके लिए ओपन करना चाहूँगा। अगर आपको अपना कुछ व्यूज़ शेयर करना है, अपना कोई कहानी बताना है, कुछ पूछना है, जो हमारे साथ जुड़े हैं शासन के सदस्य हैं, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, उनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जूम पे ऑप्शन रहता है, मैं आपको माइक अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा और फिर आप बात कर सकते हैं। जब तक लोग सोच रहे हैं अपने अपने सवाल, अगर हमारे जो ज्योत्सना जी हैं, अगर आप कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर और कुछ शेयर करना चाहें तो आप वो बात कर सकते हैं। लोगों को सवाल सोचने में कुछ समय लग सकता है, तो तब तक अगर कोई और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। I think there is one question in the chat box हाँ, from on MAMC. Do you want to answer that? where is the question? This is, I think Rema has asked, I suppose. Rema, would you like to ask the question? One second. I'm not able to locate it. Yeah. Rema, could you please unmute yourself and ask? Yeah. Hi, Parth. I just wanted to know, since MAMC is a huge campus and one of the largest hospitals in Delhi, I was just wondering whether the community medicine department in MAMC does any work with the sanitation staff in MAMC, because it also has a very huge sanitation staff, and there is a very large network of sewage lines which have to be maintained for the hospital, where you have both the medical waste issue coming up as well as the issue of regular maintenance of your, all the toilets and things like that, the lines which have to be serviced. So Yeah. does the community medicine department do any work with them, and what kind of work if you do it? Yeah.
So as far as I am aware, there is no active work happening. There we have health centers very close to our hospital, which are at a radius of 1 kilometer, where we see people who work in MAMC, or people who work in MAMC can come directly to our department for health checkup if they have any complaint. There is no active health screening happening, screening for diseases, but they have access to care in our health centers and also in our department. But unfortunately, there is nothing actively going on to improve their health, as far as I am aware. So would it be possible for the community medicine department in MAMC to actually document, along with this, because it's a community which you would be familiar with since they are working for many, many years with the hospital. Yeah. So is it possible for the community medicine to actually document and, as Dr. Bang was saying, I mean, work with them to find out what the problems are and actually documenting, since that's what the community medicine can actually do in terms of contribution. No, I definitely agree with you, and it's a great suggestion. And I will definitely take it up with my department if we can do something actively. And I will get back to you on this. Once I have something concrete to update you on, I'll definitely get back. So thank you for that suggestion. Thanks. कोई और हमारे जो जुड़े हैं हमारे साथ कुछ और पूछना चाहेंगे या शेयर करना चाहेंगे अपना एक्सपीरियंस? जी हाँ जी जी अनिल जी तो प्लीज। मैं एक अपना एक्सपीरियंस जो है बताना चाहूंगा। जी हमारे जो आज जुड़े हुए लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, तो ये एक्सपीरियंस है हमारा 2015 का। एक सफाई कर्मचारी महिला थी, और वो बिहार के बक्सर जिला है, वहाँ पे वो रहती है। और बक्सर जिला के एक बबनौल गांव है, पंचायत है वो। वहाँ वो रोज की तरह 10 से 15 घर वो दूसरे का मल साफ करने का काम करती थी मतलब। तो हमेशा की तरह वो सुबह 6 बजे उठती और शाम को 6 या 8 बजे घर पहुंचती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो अपने काम पे लगी थी, तो अपने माथे पर जो है किसी दूसरे मानव का मल वो साफ करके वो मतलब उसको फेंकती थी किसी और जगह पे। तो माथे पे वो उसको रख करके जाती है, और वो उसका जो बास्केट है वो पूरा फुल होता है मल से, और कुछ मल उसके शरीर पर गिरता भी है। लेकिन वो महिला, उसका नाम था मंजू देवी, तो वो उसको हमेशा बहुत दूर जाकर के उसको डिस्ट्रैक्ट करती थी, उसको फेंक के आती थी। तो एक बार क्या हो गया, जब मंजू देवी अपने काम पे थी, और उस समय जुलाई का महीना था, तो इसमें जब वो उसको फेंकने के लिए जा रही थी, अचानक उसको चक्कर आया, और चक्कर आने पर वो सारा मल उसके शरीर पर गिर गया, और वही उसको लकवा मार दिया, पैरालिसिस उसको मार दिया। और वो महिला वहां पे तड़प रही थी, और बाकी लोग जहां वो काम करती थी, वो सारे जो उसके मालिक जहां वो काम करती थी घर का, तो वो सारे लोग वहां पे थे। लेकिन किसी का ये हिम्मत नहीं हुआ कि जो महिला हमारे घर का मल साफ करती है, प्रतिदिन आती है, हम उसको जाके किसी क्लिनिक पे एडमिट करा दे। वो तड़पती रही वो महिला, लेकिन कोई व्यक्ति उसका साथ नहीं दिया। किसी तरह उसके घर पे सूचना भिजाया गया कि आपकी माँ, आपकी बहन जो भी है वो यहाँ पे पड़ी हुई है। फिर उसका जो कोई घर वाला है, वो वहां से लोग, कुछ गांव से जो कुछ लोग आए, उसको उठा के ले गए किसी प्राइवेट क्लिनिक पे। वहां उसको वो मना कर दिया कि नहीं भाई, ये पूरा मल से पूरा एकदम वो एकदम सनी है, कैसे इसको हम छुएंगे, इसको कहीं और आप ले जाओ। फिर किसी छोटे से कोई वहाँ क्लिनिक होगा शायद, वहां उसको लोग ले गया। फिर पहले उसको पानी से उसको धुलवाया उसको। फिर जब उसको चेक किया गया, तो उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त था। अब मेरी प्रॉब्लम यहाँ समस्या खड़ा क्या होता है कि उसकी 2 बेटियां हैं, उसका पति शराबी है। अब वो सारा घर का मेंटेनेंस मंजू देवी करती है। अब वो घर का जो मेन
मुखिया था मंजू देवी, जो पूरा घर को देख रही थी, अब वो लकवाग्रस्त हो गई। अब जो उसकी बच्चियां जहाँ स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, अब वो पढ़ाई करेगी तो कैसे करेंगे? उसका मंथली जो वहाँ जमा करना, वो कैसे, वो कहाँ से देगी? अब प्रॉब्लम ये हो गया कि जो व्यक्ति कमा रहा है वो तो घर पे बैठ गया, उसका हाथ पैर चलना फिरना बंद हो गया, तो कैसे घर चले? पति उसका शराबी है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हमको लगा कि जो बच्चियां पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में तेज थी, अपने स्कूल में वो हमेशा फर्स्ट आती थी, वो क्लास 3 में पढ़ती थी, तो अब घर को चलाने के लिए उसकी माँ ने उसको क्या क्या किया, पढ़ाई उसका छुड़वा दिया। अब जो जो काम उसकी माँ करती थी, अब वो दोनों बच्चियां घर को चलाने के लिए कर रही हैं। उसके बाद अब उसकी माँ तो हो गई बीमार, अब कैसे क्या क्या करना है? तो हम, मैं, रणवीर जी, जोगेंद्र, जो हमारा टीम है, वो कई लोगों से हमने बात भी किया कि कुछ इसका हेल्प हो तो उसका दवा, कुछ उसका कुछ दवा कुछ किया जाए कि वो ठीक हो जाए। तो कुछ लोग कुछ हेल्प भी किए। तो जब देखे कि भाई इसका स्थिति पूरा खराब हो रहा है, अब वो मर जाएगी, तो फिर हम लोगों ने, सारे स्टेट के लोगों ने, किसी ने 50 रुपया, किसी ने 100 रुपया, किसी ने जो भी जिसको बन पड़ा, तो वो सारे पैसे कलेक्ट करके उनका हम लोगों ने इलाज कराया। इसलिए कराया कि अगर वो सही हो जाएंगी तो जो लड़कियां उनकी पढ़ाई कर रही थी, कम से कम वो तो पढ़ाई करे, ताकि जो काम उसकी माँ कर रही है वो काम उन बच्चियों को करना ना पड़े। तो किसी तरह हमारी टीम ने और अन्य संस्थाओं के जो लोग हैं वो कुछ हम लोग का हेल्प किए, और हेल्प करने के बाद फिर कुछ जो पैसे कलेक्ट हुए हम लोगों के पास, वो पैसे जा जा करके हम लोगों ने उनको दिया। तो उनका अब अब थोड़ा सा कुछ जो है कुछ ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी वो अच्छी तरह से चल फिर नहीं सकती है। लेकिन उनकी जो बच्चियां हैं वो किसी तरह पढ़ाई कर रही हैं, जान ले आप लोग, किस तरह पढ़ाई कर, काम तो कर रही हैं। और सबसे बेकार चीज ये लगा मुझे, जो जो उसका पिता है, वो पिता इतना बड़ा शराबी है, इतना वो बेकार आदमी है कि वो नहीं उसको देख रहा है। तो लेकिन वो बच्चियां थोड़ा सा अभी कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रही है, लेकिन जो उनको पढ़ाई करना चाहिए था उतना वो पढ़ाई नहीं कर रही है। तो जी ये बहुत एक्सपीरियंस, दर्दनाक एक्सपीरियंस है मेरे जी। समझ में आ रहा है जी। सो कीर्ति हैज आस्क्ड, मतलब चैट बॉक्स में पूछा है कि कोई पॉजिटिव पॉलिसी या केस स्टडी फ्रॉम अदर स्टेट. Pradeep, do you want to share about sanitation first? I don't think anybody has joined from sanitation first in this call today. But sanitation first has been doing some great work. They are based in, I think, Chennai, Tamil Nadu. Pradeep, do you want to talk about it? Yeah, no, I was telling about that particular meeting in which we were there, where we organized the first पहला meeting जो जिसमें रिसर्चर्स, साइंटिस्ट एंड सैनिटेशन वर्कर्स एक साथ मिलके कुछ सॉल्यूशंस उन्होंने डिस्कस किया था, जिसमें आई थिंक सम अटेम्प्ट्स ऑन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस हुआ, जिसमें देयर वेर टेक्नोलॉजी व्हिच वाज क्रिएटेड, मैकेनाइजेशन. हाउएवर उसका अब स्केलिंग अप वाज अ चैलेंज एट अ डिफरेंट लेवल, स्पेशली स्लम लेवल पे या heavy dense population level पे it was becoming a challenge. Then the second one was sanitation first. I think they've showed a number of women sanitation workers and male, how they could distribute some of the equipments or safety tools from sanitation pads, reusable, to even some clothes which you can use it, which can sanitize it very fast. So those kinds of things where they were distributing it. So I feel some of these solutions are there, but I think scaling up is a challenge. Yeah. Thanks. Thank you, Pradeep. Preeti, do you want to unmute yourself and ask? I'll just give you the option. Yeah, Kirti, please go ahead. थैंक यू, धन्यवाद, आपने ये प्रेजेंटेशन किया.
मुझे ये सवाल करना है कि क्या आपको म्युनिसिपल काउंसिल से, जैसे ये इनोवेशंस प्रदीप सर ने अभी शेयर किए हैं, तो आपको क्या म्युनिसिपल काउंसिल और या नगर पालिका या पंचायत से सपोर्ट मिलता है? क्या आप उनको मोबिलाइज कर पाते हैं? ये सवाल था। जोगिंदर जी, आप बताना चाहेंगे? अ, फिलहाल तो जो भी नगर निकाय है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वहां से ऐसा कोई भी सपोर्ट नहीं होता है। ये तो जितने भी जो काम है अवेयरनेस के, वो हम लोग तो अपनी बस्तियों पे खुद ही उनको अवेयर करते हैं, और उनको खुद सफाई के काम से मतलब हटा कर कि इस काम से जो कर रहा है वो तो ठीक ही है, लेकिन हम बच्चों को भी इस काम से दूरी बना के रखें, और हम उन्हें दूसरे रोजगार की तरफ बढ़ाएं। कि जरूरी नहीं है कि हम कोई सामान बेचें। अगर हम कुछ चीज बनाने पे आ जाएं, हम इलेक्ट्रिक मिस्त्री बन जाएं, या हम मोटरसाइकिल मिस्त्री बन जाएं, या फिर हम कुछ आईटीआई करके किसी तरह के जो चीजें हैं, अगर हम इस तरह के कुछ रोजगार हैं, अगर हम बच्चों को उस तरफ लेके जाएं, तो शायद है कि हम इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा हम मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि सफाई का काम प्लस जाति, ये दोनों जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो फिर ज्यादा लोगों के सामने हमें वो मतलब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होती है। लोग भी सोचते हैं कि जाति वाल्मीकि है, सफाई का काम करते हैं, तो दोनों ही चीजें मतलब उनके दिमाग में शॉक जैसा मारती हैं। तो हम लोगों ने जैसे कीर्ति ने पूछा कि म्युनिसिपल कारपोरेशन से या फिर कोई, तो उनकी तरफ से ऐसे कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाए जा रहे हैं कि हमें अवेयर करें। उनकी तरफ से एक प्रोग्राम चलता है कि वो लोन देते हैं, समाज कल्याण विभाग है, वो लोन देता है। लेकिन लोन लेने पे भी हमारे लोगों को इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं। इवन मैं खुद एक बार मैंने इसको ट्राई किया कि चलो, मैं तो खुद बिलोंग करता हूँ कम्युनिटी से, तो मैं चलता हूँ लोन कैसे लिया जाता है। मैं गया वहां पर, मेरे ऑफिसर्स भी जानने वाले हैं। मैंने बोला मुझे लोन चाहिए 50,000 का, बोले कि ठीक है और ले लीजिए। लोन की प्रक्रिया करते करते, इंटरव्यू करते करते मुझे 3 महीने बीत गया। 3 महीने बाद जब फाइल पहुंचती है, आ, वो भी फाइल बहुत दबाव बस पहुंचती है बैंक पे, तो बैंक मैनेजर बैठा है, वो कहता है अरे यार ये लोग लोन वापस नहीं करते हैं। तो मैंने कहा कि मैनेजर साहब, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि ये लोग लोन वापस नहीं करते हैं? बोले कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है। तो काफी बहस हुई उनसे। मैंने ये कहा कि आपने अपने दिमाग में ये बैठा रखा है कि ये जाति के लोग लोन वापस ही नहीं करते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि सफाई कर्मचारी के जो के आपने कितने अभी तक लोन किए हैं? तो उनके पास उसका जवाब नहीं। एससी कम्युनिटी को तो लोन दिया उन्होंने, लेकिन एससी में कितने सफाई कर्मचारियों को लोन दिया, उसके उनके पास डिटेल नहीं। लेकिन आरोप क्या है कि सफाई कर्मचारी लोन लेके लोन नहीं चुकाता। तो काफी बहस होने के बाद जो अधिकारी थे, समाज कल्याण अधिकारी, उन्होंने फिर बैंक मैनेजर को फोन किया कि वो जो लोन लेने वाले व्यक्ति जो आए हैं, वो लोन एक उनका एक स्टडी है कि लोन लेने में क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो मैंने देखा मेरे लोग पहुंचते हैं सुबह से बेटा, सुबह से लेकर शाम तक वो सरकारी दफ्तर में बैठा रहता है। उससे उसकी सॉल्वेंसी पूछी जाती है, कितना कमाता है, उसके घर पे क्या क्या है, सोना है या नहीं है, खेती है या नहीं है, घर खुद का है या नहीं है। इतनी सारी चीजें क्वेरीज पूछते हैं कि बेचारा वो रोजगार करने के लिए लोन लेने जाता है कि उसको लगता है कि मुझे फांसी चढ़ा दी जा रही है। वो कहता है इससे अच्छा है कि मैं सफाई का काम कर लूंगा यार, इनके चक्कर में मैं कहाँ पड़ूंगा। ये मैंने खुद प्रैक्टिकल करके, मैंने 50,000 का लोन जब लिया था, मुझे भी कम से कम 6 महीने मैंने चक्कर काटे। वो मैं वो प्रक्रिया देख रहा था कि इनकी प्रक्रिया कितनी लचर है।
और ये लोन कब आप देते हैं, जब ग्रांट वापसी का टाइम आने लगता है कि यार कुछ तो दिखाना है कि यार किसी को लोन दिया है हमने। जी मार्च टू मार्च, मार्च के पे ही ये लोग लोन देते हैं और फिर बोलते हैं कि लोन लेने वाले कोई आए नहीं, वो ग्रांट वापस कर देते हैं। ये पार्थ जी मंशा है अधिकारियों की कि इनको हम दूसरे रोजगार की तरफ अगर हम पैसा देते तो ये दूसरा रोजगार करेंगे, तो दूसरा रोजगार ना भी कर पाए उसके लिए भी लोन प्रक्रिया इतनी कठिन बना देते हैं, जबकि लोन प्रक्रिया कोई कठिन नहीं है, इतनी सिंपल सी है लोन प्रक्रिया देने के लिए। उस पर कोई गारंटर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो गारंटर भी मांगते हैं कि लोग तुम लोन वापस कैसे कर पाओगे, तुम्हारी सॉल्वेंसी क्या है, बहुत कुछ झंझट पे रहता है। जी धन्यवाद जोगिंदर जी। सर हम कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए बोलिए जोत्सना जी। सर अभी जो मैम बोले हैं वो महिला के लोगों के ऊपर मेंस्ट्रुएशन वेयर, तो उसमें हम ना बीएमसी ऑफिस में यहाँ पे भुवनेश्वर में एक उनको लेटर दिए थे, जिसमें हम रखे थे कि हमारा जो सफाई कर्मचारी महिला काम कर रहे हैं उनका पर्सनल जो होता है महीना में पीरियड्स, उनके लिए उनका कुछ सुविधा रखे हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ हम बहुत बार मीटिंग कर काउंसलिंग किए हैं, जिसमें कि उन लोगों का कुछ इशू आया था कि हम लोग महीना भर काम कर रहे हैं, हम लोग को एक दिन का छुट्टी नहीं मिल रहा है, जिसमें कि हमारा मंथली पीरियड होने के बाद उसी सिचुएशन में भी हम काम कर रहे हैं। कभी ज्यादा परेशानी होने की वजह से हम वहां से काम छोड़ देते हैं, तो घर आएंगे तो हम लोग को वो एक दिन का जो हाजिरी जो होता है वो काम किए हैं वो नहीं मिलता है, एब्सेंट कर देते हैं। जैसे उन लोगों का साथ हम मिलने के बाद उनसे बात भी रखे थे, तो वो सोचते हैं कि हम लोग को काम करने के समय पर वहां पे सैनिटरी पैड अवेलेबल रहना चाहिए, क्योंकि वो लोगों के साथ कभी भी किस समय पर ये चीज हो सकता है। उसके बाद अ, जब वो लोग एरिया में रहते हैं उनके लिए कोई शौचालय नहीं रहता है पर्सनली, वहां पे वो लोग जंगल में चले जाते हैं, किसी के घर के पिछवाड़ में चले जाता है, ये तो सिटी है, थोड़ा वहां पे उन लोग का स्वाभिमान पर बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, जिस वजह से उन लोगों को मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहता है। कभी वो लोग काम करते हैं तो ऐसे सिचुएशन पर इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें हाथ भी नहीं धोते हैं, तो उसमें एक महिला जो है वो अभी पीड़ित है उसी सिचुएशन में। तो इसी का दाबी हम रखे थे कि कैपिटल हॉस्पिटल में यहाँ पे भुवनेश्वर में सैनिटेशन पैड बहुत सारा मिल रहा है फ्री में, तो कुछ भी होता है हमारा जो सफाई कर्मचारी भुवनेश्वर में 4000 लोग काम करते हैं, उसमें से महिला ज्यादा कर है, 2500 से 3000 महिला काम कर रहे हैं। उन लोगों को हॉस्पिटल से वो सैनिटरी पैड भी आप अवेलेबल कर सकते हैं हर महीना, और उन लोगों को छुट्टी भी एक दिन का मिलना चाहिए, लेकिन वहां पे वो लोग मना किए, और उन लोगों को जो ऑन रिकॉग्नाइज लेबर बना दिए हैं, क्योंकि वो लोग बोलते हैं ये लोग लेबर तो है, इन लोग को हॉलीडे नहीं मिलेगा, लेकिन सैनिटरी पैड के लिए हम लोग ट्राई करेंगे। अभी तक 7 से 8 महीना हुआ है, नहीं मिला, लेकिन जब भी हम देखे हैं बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें टाइप करके ले आए हैं, कम्युनिटी में भी किसी लोगों के साथ रिलेशन है तो उन लोगों को वो बेच रही हैं, नहीं तो फ्री में डोनेट कर रही हैं। यहाँ बस्ती में जो लोग आशा कर्मचारी हैं इन लोगों को मिल रहा है, हमारा लोगों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है और उनको नहीं मिल पा रहा है। ज्यादा महिला का इतना परेशानी होने की वजह से भी वो लोग जितना दाबी कर रहे हैं उनके साथ हम भी रहते हैं, हम खुद जाके बीएम्स में डिप्टी कमिश्नर मेयर मैडम के साथ भी ये बात डिस्कशन किए हैं, लेकिन ये सिटी के सिर्फ उड़ीसा का ये सिचुएशन नहीं है, हर सिटी का और हर बस्ती का हर शहर का भी ऐसा परिस्थिति है, ये रखना चाहती हूँ सर। जी जी धन्यवाद ज्योत्सना जी। वो ये काफ़ी परेशानियां हैं जो हमें, ये तो मैं भी नहीं सोच सकता था जो आप बता रहे हैं, और जो सुझाव दिए हैं आपने ये इतने बड़े सुझाव नहीं है कि सरकार की तरफ से ना हो पाए, बस ये है कि हाँ, हमें जागरूकता ये भी फैलानी होता है। है क्योंकि इसमें जब एक महिला, क्योंकि हम भी एक महिला है, उस हम्म, समय ये होने की वजह से कितना कष्ट होता है वो खुद महसूस करता है, और नॉर्मली जो लोग हाई सोसाइटी मेंटेन करते हैं वो लोगों के तो सिचुएशन ऐसा हो जाता है वो घर से निकलता नहीं है,
या कुछ भी काम नहीं करते हैं। कोई नौकर रखता है तो उसको साथ काम कराते हैं, लेकिन हमारा महिला ऐसा परिस्थिति में रहकर भी ये काम करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हम नहीं करेंगे तो हमारा बच्चा भूखा मर जाएगा। फिर भी गवर्नमेंट इसको नजरअंदाज कर रहा है सर। जी थैंक यू सर। जी, धन्यवाद ज्योत्सना जी। तो आज हमने काफी कुछ सुना तकलीफों के बारे में, जो मैं सोच सकता हूँ काफी लोग पहली बार सुन रहे होंगे आज की एक सैनिटेशन वर्कर का जीवन होता कैसा है, उनको कठिनाइयाँ क्या क्या होती हैं। और अपने एसी कमरे में बैठे हुए हम तो सोचते हैं कि देश बदल रहा है और काफी आगे बढ़ रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये कनेक्शन नहीं हो पा रहा है जो कम्युनिटी सफर कर रही है उनके साथ। हमारे साथ डॉक्टर अरिहंत भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अरिहंत, इफ यू वुड लाइक टू unmute yourself and share some thoughts. नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, we can hear you. सबसे पहले तो थैंक यू पार्थ इसके लिए, एंड साथ चलने वालों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन कि इन परिस्थितियों से हमें परिचित कराया, जो कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए जिनकी वजह से सब हमारा देश साफ रहता है। तो चूंकि मैं गांव से आया था और तो मैंने सब स्थितियों को बड़ी बारीकी से देखा है। मैं भी तथाकथित उच्च जाति से हूँ, बट अब मुझे पता चला कि क्या क्या होती है चीजें। शहरों में अक्सर लोगों को लगता है कि जातिवाद है नहीं और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अभी 2017 में मैं एक एम्स में वार्षिक उत्सव होता है पल्स नाम से, तो एम्स के वार्षिक उत्सव में आया था। मैं ग्रीन पार्क में रखा हुआ था, उसके पीछे एक पार्क था। तो मैं से सुबह 10 बजे के लगभग टहलने गया, तो वहाँ पर हस्बैंड वाइफ थे, और जो हस्बैंड था वो नशे में, मतलब शायद इंटॉक्सिकेट होके वो बेहोश था वहां पे। तो मुझे पता चला, उन्होंने बताया कि बहुत ज्यादा पीते हैं वो, उनके हस्बैंड। और तो मैंने और समझा, तो बोले कि वो ही कि जो काम करते हैं उसकी वजह से वो झेल नहीं पाते, इस वजह से बहुत ज्यादा पीने लग गए। तो वो मुझे पता चला, मैंने उनसे पूछा भी कि अगले दिन उनके एम्स में ले जा सकते हैं उनको और ट्रीटमेंट के लिए। मैंने उनको बुलाया भी, लेकिन वो अभी तक, मुझे अफसोस है कि मैं अगले दिन फिर जा नहीं पाया सुबह उनसे मिलने। और दूसरे भी मित्र ये भी बताते हैं गांव में कि जो उच्च जाति वाले हैं वो छोटी जाति वालों के जाके घर में उनके साथ बदसलूकी करते हैं और उनके साथ गलत गलत कृत्य करते हैं। तो ये बहुत ही आम बात है छोटे छोटे गाँव में। मैं मध्य प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे नॉर्थ इंडिया में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर बिहार जातिवाद बहुत ज्यादा है। और तो बस यही अपने बताना चाहता एक्सपीरियंस। थैंक यू, और मैं अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद प्रदीप जी, अनिल जी और पार्थ। Thank you, Dr. Arihant. So I think we are nearing the end of our session. आज करीब 1.5 घंटा हम लोगों ने बात किया है इस मुद्दे पर कि स्वास्थ्य है सफाई कर्मचारियों का वो कैसा है, उनकी तकलीफें क्या हैं, और कुछ उपाय भी दिए हैं हमारे साथियों ने कि हम क्या क्या कर सकते हैं आगे आने वाले समय में बदलाव लाने के लिए इस देश में, कि जो देश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो है सफाई कर्मचारी, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आगे चलते हुए शासन का, प्रैक्सिस का और निवारणा का यही मकसद है कि हम इस डिस्कशन को बढ़ाते रहें और एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि ये जितने ज़्यादा लोग हो सके उन तक पहुँचे। तो आप सबका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये डिस्कशन चलता रहेगा। ये डिस्कशन का खाली आज शुरुआत हुआ है। इसका शुरुआत एक छोटे से कमरे में करीब 30-40 लोगों के साथ 2 महीने पहले करीब हुआ था, जो आज अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम एक और इससे भी बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाएं आने वाले समय में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि हम कनेक्ट करें आपको सासलन के साथ में या फिर प्रैक्सिस के साथ में, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है nivarna.for.india@gmail.com। आप हमें लिख सकते हैं और हम आपको जिसके साथ भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हम लिंक करेंगे। आगे जाते के बदलाव लाने का एक ही तरीका है, वो है कोलैबोरेशन। अगर हम सब एक साथ मिल के इस मुद्दे पे काम करें तो ही हल निकल पाएगा। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन एंड करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिंदर जी,
रणवीर जी, ज्योत्सना जी, अनिल जी, आप लोगों ने समय दिया अपना, और बाकी जो लोग जुड़े हैं हमारे साथ, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आज पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। असली एक्सपर्ट इस मुद्दे में आप लोग हैं, तो आपसे सीख के आज हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू पार्थ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।